जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में अभी पिछले महीने की हाल ही में जो प्रमुख 10 से 11 करंट अफेयर हैं, बातें हैं, उनको डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। क्योंकि जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। 10 से 20% के जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से आने ही वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि हमारे संस्थान में छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती की जो नई बैच है क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो जो भी भिलाई दुर्ग के छात्र हैं, नियर अबाउट हैं, ऑफलाइन क्लासेस होने वाली हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट जो जीएस का पोर्शन है वो भी करवाया जाएगा, साथ में मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी चलेंगी। 9 से 12 की जो टाइमिंग है वो अभी 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 20 जून से, मतलब कि सोमवार से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक क्या क्या है, टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो पहला मैं बात करता हूं, जो पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो क्वाड की बात करूंगा। क्वाड क्या है? एक संगठन है कुछ देशों का। इसके अंदर 4 देश है। कौन कौन से देश है? 4 देश क्वाड में शामिल है। बार बार प्रश्न में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो शामिल कौन कौन है? इंडिया है, भारत है, ठीक है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका। ये 4 देशों का एक संगठन है क्वाड। चाइना के विरोध में ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र है, जहाँ पे दक्षिण चीन सागर है, वहाँ पे चाइना अपना दबदबा बना के रखना चाहता है। तो ये जो देश हैं, अगर आप अमेरिका को छोड़ देंगे तो भारत दक्षिण एशिया का है और ये जापान है और ऑस्ट्रेलिया अलग महाद्वीप है, लेकिन ये पास पास की सभी द्वीप है। और ये क्वाड संगठन बनाए हुए हैं चीन को काउंटर करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो हाल ही में इनकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग कहाँ पे हुई थी? उन लोगों की टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। ये सभी लोगों ने मीटिंग किया था, अपना अपना स्टेटमेंट दिया था, संयुक्त स्टेटमेंट भी इन लोग की आई हुई थी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो इसी प्रकार सभी देशों का जो राजधानी है वो भी आप लोग देखेंगे, जो मुद्रा है उनकी करेंसी है वो भी आप लोग देखेंगे, और जो इनके अध्यक्ष है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उनको भी आप लोग देख लेंगे। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है। थॉमस कप के जो विजेता है वो भारत बना है 3-0 से उसने इंडोनेशिया को हरा दिया है। अभी थॉमस कप का पहला प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि विजेता कौन है? तो विजेता भारत है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो वह बैडमिंटन से संबंधित है। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ था। अब बैंकॉक क्या है? थाईलैंड में है, ठीक है, थाईलैंड की राजधानी है। 3 प्रश्न आपके यहाँ से बन जाएंगे। ये इसका 32वां संस्करण था। चौथा प्रश्न ये है कि कौन से नंबर का था? 32वां संस्करण था। और थॉमस कप के इतिहास में, मतलब 73 वर्षों का जो इतिहास है थॉमस कप का, पहली बार भारत क्या है? विजेता बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आयोजन था, उसके संबंध में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट है हमारा कुरिल द्वीप विवाद है। तो ये जापान और रशिया के बीच में है। जैसा कि मैंने बताया, जापान क्या क्वाड में शामिल है, और रूस और चाइना, ये दोनों का बहुत अच्छा गठबंधन होता है। चाइना, दोनों एक दूसरे को फेवर करते हैं। तो जापान का रूस के साथ कुरिल द्वीप का विवाद है। जापान के टापुओं की एक श्रृंखला टाइप का चीन के जस्ट पूर्व में ऐसा फैला हुआ है, और जो उसका जो ऊपर वाला एरिया है, उत्तरी जो एरिया है, वो रशिया से जाकर के टच होता है लगभग। तो एक द्वीप है कुरिल द्वीप, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। तो वो द्वीप का विवाद किसके साथ है? रूस के साथ है। ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड के करंट अफेयर दोनों इंपॉर्टेंट है। और जो छत्तीसगढ़ की एसआई भर्ती है उसमें वर्ल्ड करंट अफेयर से लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, जो पिछले महीने भी सूचकांक जारी हुआ है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये इसका 20वां संस्करण था। अभी जो प्रेस की स्वतंत्रता जो सूचकांक है उसमें नॉर्वे को फर्स्ट नंबर दिया गया। नॉर्वे बहुत ही छोटा उत्तरी ध्रुव में कंट्री है, और भारत के इसमें बहुत ही बेकार रैंकिंग है, 150वां नंबर है। टोटल इसमें 180 देश शामिल हुए थे। 1993 से 1993 से प्रकाशन किया जा रहा है। अब दोस्तों इससे होता क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मतलब प्रेस मतलब जो मीडिया के लोग हैं उनको कितनी आज़ादी है। तो यहाँ पे इसका रैंकिंग काफ़ी पीछे, मतलब भारत में प्रेस को आज़ादी नहीं है, ठीक है। पहले इसका नंबर थोड़ा अच्छा था, अभी और डाउन हो गया है। तो ये जो रैंकिंग है किस आधार पर डिसाइड होती है? जैसे कि जो मीडिया कर्मी है उनके साथ हाथापाई होती है, या उनको धमकियां मिलती हैं, कई मीडिया कर्मियों की हत्या हो जाती है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो या फिर उनकी जो भी बातें होती है, जो मीडिया प्रेस ये सब पे जो खिलाफ बातें होती हैं देश में, तो उससे हमारी क्या है? रैंकिंग डाउन हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी रैंकिंग यहाँ पे नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं मीडिया के बारे में। क्या आपको याद क्या रखना है? भारत पे 150वां रैंक है, नॉर्वे इसमें शीर्ष देश है, 180 देश इसमें शामिल थे, 20वां संस्करण है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अगले पॉइंट की तरफ चलते दोस्तों, आहार 2022।
ये एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला है। ये एशिया का सबसे बड़ा मेला था और आहार 2022 उसका नाम था। इसका आयोजन प्रगति मैदान में हुआ था। प्रगति मैदान कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो आपसे प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि आहार 2022 क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला है और ये एशिया का सबसे बड़ा खाद्य आतिथ्य मेला है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है दोस्तों, अभी मैं छोटी छोटी वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा करंट अफेयर की या किसी सब्जेक्ट की, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। बहुत बड़ी वीडियो से भी क्या होता है कि लोग कंप्लीट देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर 5 यहाँ पॉइंट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां बात करता हूँ, 24 अप्रैल को आप लोग को पता है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल के दिन जो पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा था, तो पल्ली पंचायत इसको चुना गया था पंचायती राज दिवस के रूप में। अब ये पल्ली पंचायत कहाँ है? जम्मू में है, जम्मू कश्मीर वाला जम्मू। तो जम्मू में पल्ली पंचायत है। तो इसमें सबमिट हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी पंचायतों के संबोधन भी किया था और जो उद्योगपतियों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फंडिंग की गई थी ग्राम पंचायतों के लिए। तो पल्ली पंचायत का वहाँ पे चुनाव किया गया था पंचायती राज दिवस के दिन। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पल्ली जो पंचायत है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इससे संबंधित जो पंचायत से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भी आप लोग देख लेंगे, 11वीं अनुसूची में है, कितने विशेष को काम करने के लिए कितने विशेष को दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं काम करने के लिए, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब दूसरी मैं बात करता हूँ आगे, आपको नाटो के बारे में तो पता ही होगा दोस्तों। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, अमेरिका इसमें मतलब प्रमुख आप कह सकते हैं। तो नाटो का एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया था, तो नाटो से मदद मांगी थी यूक्रेन ने, उसको पूर्ण रूप से नाटो मदद नहीं कर पाया था। ठीक है, तो अब जो रशिया से सटी हुई 2 और कंट्रीज हैं, फिनलैंड और स्वीडन, ये दोनों ने भी नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई कर दिया। ये करंट अफेयर मुद्दा है, किन 2 देशों ने नाटो की सदस्यता के लिए और अप्लाई किया यूक्रेन हमले के बाद? तो स्वीडन और फिनलैंड, ये दोनों की सीमाएं रशिया से लगती हैं और रशिया आक्रमण करेगा, इसको डर के कारण उन्होंने नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया है। नाटो के बारे में बात करूं तो 1949 में इसका गठन हुआ था। इसमें अभी वर्तमान में 30 देश हैं। अगर मंजूरी मिल जाती है तो 30 + 2 32 इसमें कंट्री हो जाएंगी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में है। बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अब नाटो का किसी को सदस्यता कैसे मिलती है? जब वो कोई कंट्री अप्लाई करता है तो ऑलरेडी जो मेंबर हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी 30 मेंबर हैं, तो जब 30 के 30 देश राजी हो जाएंगे तभी उनको सदस्यता मिलेगी। और नाटो ज्वाइन करने से क्या होता है? नाटो का एक ऐसा नियम है कि अगर नाटो के किसी भी देश के ऊपर हमला होता है, या 30 के 30 में से किसी के ऊपर भी कोई हमला अदर कंट्री करती है, तो ये पूरे नाटो समूह के ऊपर हमला माना जाता है और सभी 30 देश मिल करके फिर उस देश को मारते हैं, उसकी वाट लगा देते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं, जो 8वां इंपॉर्टेंट है, वो बात करते हैं ग्वाडलजारा। ग्वाडलजारा क्या है? ग्वाडलजारा एक सिटी नाम है। ठीक है, सिटी है, शहर है। तो विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में यूनेस्को के द्वारा ग्वाडलजारा को चुना गया है। अब ग्वाडलजारा किस देश में है मैं बात करूं तो यह है मैक्सिको में। कहां पर है? मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको कहां पर है? तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके सबसे नीचे वाला जो एरिया है वहां पे मैक्सिको है। मतलब कि अमेरिका के जस्ट नीचे जो है वो मैक्सिको लगता है। जो पनामा नहर वाला एरिया आप लोग पढ़े होंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर के जस्ट ऊपर में क्या मिलेगा आपको? मैक्सिको, ये देश मिल जाएगा। और मैक्सिको की एक सिटी है ग्वाडलजारा। विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में यूनेस्को ने उसको इस वर्ष के लिए चुना है। हर साल यूनेस्को क्या करता है? किसी शहर की किसी देश के किसी शहर को पुस्तक राजधानी के रूप में चुनता है। पहले भारत के भी 1-2 शहर हो चुके हैं। तो 1 साल के लगभग ये रहता है और 1 साल में ऐसा प्रमोट करते हैं कि उस देश में जो पढ़ने की आदत है उसको बढ़ाया जाए उस शहर में। ठीक है, तो ये ग्वाडलजारा मैक्सिको में है, यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। आगे देखते हैं ओपन। ओपन ये एक बैंक प्रकार से काम करता है। ठीक है, स्मॉल बैंक टाइप से। तो ये भारत का 100वां यूनिकॉर्न है। ये क्या करता है इससे मतलब नहीं है, इससे ये मतलब है कि 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? ओपन बना है। ठीक है, ओपन नाम है कंपनी का। और भारत यूनिकॉर्न प्रोवाइड करवाने में वर्ल्ड में 3rd रैंक है। ठीक है, यूनिकॉर्न प्रोवाइड करवाने में अमेरिका और चीन के बाद भारत का 3रा रैंक आता है। अब कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी हम किसको कहेंगे? कौन सी कंपनियां यूनिकॉर्न होती हैं? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखो, जिसका जो आय है, ठीक है, $1 बिलियन जब वो हो जाती है कोई कंपनी का जो टोटल राजस्व है मैं कह लूँ,
तो जब वो $1 बिलियन की उसके अंदर निवेश हो जाता है या उसकी संपत्ति हो जाती है तो उसे हम लोग यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा यूनिकॉर्न भारत में है और भारत का काफ़ी अच्छा रैंक है। यहाँ पर उद्यमिता को, मतलब जो उद्यमशीलता है, जो बिजनेसमैन है, उसको काफ़ी यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो ओपन का नाम याद रखेंगे। और अभी वर्तमान में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं। पिछले महीने का मैं करंट अफेयर आप लोग को बता रहा हूँ। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, देव सहायम पिल्लई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। भारत के एक ऐसे व्यक्ति, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पोप फ्रांसिस, वेटिकन सिटी वाले पोप फ्रांसिस जो ईसाई धर्म से संबंधित है, उनको संत की उपाधि मिली। कि इसको देव सहायम पिल्लई को भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संत की उपाधि दी गई है। ठीक है, इनका जो पहले इन्होंने क्या किया था, 1745 में, ये भारत के ही है, तमिलनाडु राज्य में है, पहले त्रावणकोर राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो 1745 में इन्होंने क्या कर लिया था, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था और उस समय अपना नाम लाजरस रखा हुआ था। ईसाई धर्म को स्वीकार करने के बाद अपना नाम क्या कर लिया था, लाजरस कर लिया था। और लगभग 300 साल के बाद, मरणोपरांत, ठीक है, 300 साल के बाद उनके कार्य के लिए, और उन्हें बहुत लोग कन्वर्ट किया, सेवा करी, ठीक है, जो भी काम किया था उसके लिए पोप फ्रांसिस ने अभी पिछले महीने उनको संत की उपाधि दी है। संत जो मदर टेरेसा को बोलते हैं, तो वो मूल रूप से भारतीय नहीं थी, लेकिन ऐसे पहले भारतीय हैं या फिर जो यहाँ के भारत के नागरिक हैं जिनको संत की उपाधि दी गई है। और आज का लास्ट देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर इतिहास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्तंड का सूर्य मंदिर महोत्सव, ठीक है, समारोह। तो मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कोणार्क का भी है, सूर्य मंदिर मोढेरा का भी है। ठीक है, आप 10 के नोट के पीछे में देखेंगे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो चक्र है वो उड़ीसा में है, उसका फोटो वहां पे बना हुआ है। उसी प्रकार मोढेरा का भी सूर्य मंदिर है, गुजरात में है आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और मार्तंड का सूर्य मंदिर ये है जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर, अनंतनाग में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो मार्तंड का सूर्य मंदिर समारोह मनाया गया है। तो अभी ये जो मंदिर है ये 100% कंडीशन में है। इसको किसने बनवाया था? कारकोट वंश के राजा थे ललितादित्य मुक्तापीठ, इनके द्वारा वो मंदिर बनवाया गया था। 699 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 625-24 ईस्वी के आसपास इन्होंने पूरे कश्मीर पे कब्जा कर लिया था और उसी समय ये मार्तंड का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। कहाँ पर? ये अनंतनाग, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके लिए अभी समारोह मनाया जा रहा है ताकि उसका फिर से रिनोवेशन किया जा सके, उसको अच्छे से संरक्षित किया जा सके। तो इतने प्रमुख इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, 11 पॉइंट मैंने लिखे थे। अगला इसका और पार्ट लेकर के आऊँगा और इस प्रकार की मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों बता दूँ, 20 जून से क्रैश कोर्स CGSI के लिए स्टार्ट हो रहा है। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आसपास यहाँ रहते हैं दुर्ग भिलाई में, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग में 9 से 12 की यहाँ पे क्लास रहने वाली है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।